बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। नायब इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और अच्छे दिनों में, आपकी लाइफ के अच्छे दिनों में आज का दिन शुमार हो। मौसम के हवाले से सबसे पहले हम बात करते हैं। एक तो अपडेट देना भी ज़रूरी होता है और दूसरा उसकी शिद्दत को डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है। सो आज भी मैदानी इलाके, ख़ास तौर पे वस्ती पंजाब के जो इलाके हैं, शदीद धुंध की लपेट में है। और कल मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि इस सीज़न की सबसे गहरी, सबसे शदीद धुंध कल थी। हाँ, कल आज भी एग्जैक्टली कल शाम से धुंध आपको नज़र आ रही थी लाहौर में तो ऑब्वियसली, और आज सुबह भी अच्छी खासी धुंध थी। विजिबिलिटी के हवाले से कुछ इतनी अच्छी नहीं थी, और जो सुबह सुबह ऑफिस से जा रहे होते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा है कि फॉग की वजह से ड्राइविंग और इन तमाम तर मामलात में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मोटरवेज भी बंद हो जाती हैं, जो शायद आपको पता है सिफर है मुल्क भर में। और ओवरऑल इस धुंध की वजह से, इस ड्राई वेदर की वजह से सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। और महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं कि आज भी मुल्क के ज़्यादातर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे मौसम में जो वो सर्दी है और जो खुश्की है वो ऑब्वियसली उसी तरह से बरकरार है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब हमने चूँकि वस्ती पंजाब का जिक्र किया तो खित्ता पोठवार का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और कश्मीर में जो हैं वो सुबह के औकात में बाज़ मुकामात पर ये जो धुंध है इसका इम्कान मौजूद है। तो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। आप अगर ड्राइव कर रहे हैं और उसके साथ साथ फोग लैंप्स का इस्तेमाल करें, कोशिश करें ओवर स्पीडिंग क्या यूजुअल स्पीड से भी अवॉइड करें। आई मीन कम स्पीड के ऊपर चलें और लेन डिसिप्लिन को फॉलो करें तो आप काफ़ी हद तक इसकी जो सीवियरिटी है उससे बच सकते हैं। लेकिन रात को आई डोंट नो आप उस पर निकली हैं या नहीं, ऑलमोस्ट अराउंड 9:30 और 10 PM इतनी शदीद धुंध मैंने नहीं देखी है लाहौर के अंदर। कल इतनी शदीद धुंध थी, देयर वाज ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी। वैसे तो हम मुहावरतन कहते हैं लेकिन कल एक्चुअली इट वाज। हाँ, शाम में तो जीरो विजिबिलिटी, आज सुबह के टाइम पे कंपैरेटिवली बेहतर थी। लेकिन जो इलाके थोड़े खुले हैं वहाँ पे अच्छी खासी फॉग थी। लेकिन उसके साथ साथ इमरान, इस सर्दी की वजह से जो एक और बड़ा मसला आ रहा है वो निमोनिया के पेशेंट्स बहुत ज्यादा देखने और सुनने में आ रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर्दी है, जो गर्मी सर्दी का मामला है, उसके बाद हॉस्पिटल्स में जो ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें निमोनिया बताया जा रहा है। उससे अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कुछ बच्चों की वफात भी हुई है। एंड इट्स वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग कि अगर आप इस वेदर के अंदर आपको कोई बुखार या उस तरह की चीज़ें हैं वायरल है तो प्लीज़ एहतियात करें ताकि ये चीज़ प्रोलॉन्ग ना हो और खुदा न खास्ता ये निमोनिया की शक्ल ना अख्तियार करें। सो आई थॉट कि ये भी जी। और दूसरी जानब इंटरनेशनली हम अगर बात करें, अमेरिका, कनाडा, यूके, यहाँ पे बहुत शदीद बर्फबारी हुई है। ये शदीद बर्फबारी और सर्दी की लपेट में है। अमेरिका में मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 14 अफराद हलाक भी हुए हैं। मिशिगन में झील और लाइट हाउस पर बर्फ की तह जम गई है। हम आपको कुछ मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। कोलोराडो की बात करें तो यहाँ पे भी शदीद सर्दी से एक बच्ची के रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाल जम गए। ये आप देख भी सकते हैं। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में जो पारा है वो -43 -43 डिग्रीज तक गिर चुका है। और जो फ्राई पैन में अंडा है वो तलने से पहले ही जम जाता है। इस तरह के मनाजिर है। इसी तरह सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, सोशल मीडिया के बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में आती है। लोग जा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उस वजह से बहुत ज्यादा वो मामला रहता है। दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये अक्सर क्लिप्स हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्वे में इट्स -56। आई विल नॉट स्टॉप टेलिंग अबाउट द टेम्परेचर्स। मतलब इतनी ज्यादा सर्दी आई कैन जस्ट, मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं है। मुझे कभी -1 -2 का भी सामना नहीं हुआ अपनी लाइफ के अंदर। कभी ऐसे हमारा लाहौर की सर्दी में इमेजिन कि हम क्या करेंगे। लाहौर में इस वक्त 8 है, इट फील्स लाइक 8। और मुझे लगता है कि कल से कंपैरेटिवली आज ठंड थोड़ी, लेकिन फोग ज्यादा है। तो बहरहाल जी, बी वेरी केयरफुल। खासतौर पे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो अपने मीम्स का जिक्र किया, बड़ी दिलचस्प वीडियोस आ रही हैं। तो आपने कहा था कनाडा में बड़ा सुकून है, बड़े मजे हैं, खाक सुकून है, ठंड इतनी है, लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। सुबह खासतौर पे अगर बच्चों ने स्कूल जाना हो, गाड़ी पे बर्फ जमी है, फिर बर्फ से उसको निकालना, फिर सड़कों पे बर्फ है, एंड इट बिकम्स क्वाइट हार्डर। सो पाकिस्तान को हर मामले में हम बहुत से मामला में हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता इस मामले में। मॉडरेट मौसम है यहाँ पे, ठंड है तो ठंड एंजॉय करने वाली का मौसम हमें देखने को मिलता है। वो या सो ब्लेस्ड, हमें इस चीज की रियलाइजेशन है। जो लोग इस तरह के इलाकों में रहते हैं, इस तरह के मुल्कों में रहते हैं, उनसे पूछे कि जब सूरज इतने दिनों या इतने हफ्तों नहीं निकलता तो क्या हाल होता है। सो हमने सोचा कि सुबह सुबह वेदर अपडेट आपको दी जाए। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एरिया पर बहुत सारी खबरें हैं, उस पर भी हमने बात करनी है। आज की बड़ी खबर तो
जरा बड़ी खबर में पाकिस्तान और ईरान के हवाले से जो इस वक्त सिफारती ताल्लुकात हैं उसके बारे में कल हमने आपको बताया था, वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं और ये खबर इस खत्ते के लिए अच्छी नहीं है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन है इस पर आपको आगाह करें या बैकग्राउंड भी आपको बता देते हैं। ईरान की जो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी है, इसके बाद पाकिस्तान और ईरान के जो सिफारती ताल्लुकात हैं इनमें एक डेडलॉक पैदा हो गया है और कल रात ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। हमने आपको आगाह भी किया था, 2 मासूम बच्चों की जान ले ली थी इस खिलाफ वर्जी ने, 3 पाकिस्तानी जख्मी भी हुए थे। ईरान ने इस नाअहली को छुपाने के लिए जैश-उल अदल की एक फेक और झूठी जिसे कहते हैं ना स्टेटमेंट्स का सहारा लिया। पाकिस्तान ने इस पर फिर सख्त एहतजाज किया। पाकिस्तान की जानिब से कल बाकायदा तौर पर जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उन्होंने मीडिया को आगाह किया। एक शदीद रद्द-ए-अमल पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर को पाकिस्तान वापस आने को कहा और पाकिस्तान में जो तैनात ईरानी सफ़ीर हैं जो तेहरान में मौजूद थे आजकल, उनको वापस ना आने का पैगाम भी दिया, वहीं पर रहने का पैगाम दिया। यूँ इस वक्त ईरान ने पाकिस्तान के साथ किया गया 2013 का एक मुआहदा वो भी तोड़ा, जिसके बाद सिक्योरिटी के मामलात को सिफारती ज़राए से हल करने के बारे में बात की गई थी। मगर अब ईरान को याद रखना चाहिए कि BLA और BLF के जो दहशतगर्द कैंप्स हैं वो ईरान में मौजूद हैं। जो कुलभूषण यादव हैं वो भी ईरानी नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे और फिर वो बलूचिस्तान में पकड़े गए। उधर ईरान की जानिब से जो होने वाले हमले हैं इस पर चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान भी सामने आया है। जो चीनी वज़ारत ख़ारजा है वो ये कहती है कि फ़रीक़ैन से कशीदगी में इजाफे का बायस बनने के इक़दामात से गुरेज करने का मुतालबा करते हैं। अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें, ऐसा भी चीन का कहना है। जी, पाकिस्तान तो अमन की बात करता है, दहशतगर्दी से खित्ते में सबसे ज्यादा मुतासिर भी हुआ है। सारी तरह सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जिसपे कल से बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। सबसे पहले तो हम जो पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर जो इकदाम लिए गए हैं और पाकिस्तान ने जो अपने सफ़ीर है उसको वापस आने को कहा है और जो ईरान का सफ़ीर है उनको वहाँ रहने का पैगाम दिया है, ये जो रिएक्शन दिया जा रहा है इस पाकिस्तान की जानिब से, आप इसको किस हद तक जस्टिफाइड समझते हैं कि बिल्कुल सही रिएक्शन है और उसको इसी तरह से ईरान को वार्न करना चाहिए था या उनको इस तरह से रिएक्शन देना चाहिए था? जी जी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जस्टिफाइड है जी। पाकिस्तान की हदूद में आकर आप मिसाइल और ड्रोन से हमला करें तो फिर पाकिस्तान तो बल्कि इसका जवाब भी दे सकता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास अहलियत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हमने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया कि हमने डिप्लोमेसी को एक चांस देने की कोशिश की। अब चूंकि वाज़ेह हो गया है कि ये ईरान ने की हुकूमत इस पे मुकम्मल तौर पर उनकी उससे हुआ है, तो इसलिए और भी जरूरी था कि पाकिस्तान बड़ी फर्म आवाज में ये उनको कहता। और अभी भी मेरे ख्याल में ईरान कह तो रहा है कि जी हमने दहशतगर्दों को और ईरानी शहरियों को किया है, लेकिन आप सोचिए जरा कि अगर हर मुल्क ये सोचे कि मैं दूसरे मुल्क में हमारा कोई अगर शहरी बसता है तो उसको जाके इस तरह अटैक करे, ये तो वही है जिस तरह इंडिया कनाडा में जाके या अमेरिका में जाके कहे कि जी ये भी मेरे शहरी होते थे इसलिए मैंने इनको मार दिया है। तो इस तरह तो दुनिया में एक अफरा तफरी और क्योस आ जाएगा। तो इसलिए ईरान ने ये बड़ी काबिल मजम्मत मेरे ख्याल में हरकत की है और जिसकी हम तवक्को एक दोस्त मुल्क से नहीं करते। एजाज साहब, आपने मिसाल बड़ी जबरदस्त दी है इंडिया की और इंडिया ने ही ये रवायत शुरू भी की है। जैसे रिसेंटली कनाडा के अंदर एक सिख रहनुमा का मर्डर किया गया और फिर जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उनको आके अपनी असेंबली में कहना पड़ा कि ये एक प्लान था और इसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। एंड सो वर लाइक पाकिस्तान के अंदर तो दहशतगर्दी में ईरानी चाबहार का इलाका और अफगानी सरजमीन इस्तेमाल करते ही रहते हैं। अच्छा, एक तो आपने कहा कि पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया ये बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस पे यकीनी तौर पर रिजर्वेशंस हैं कि हाउ डेयर सम कंट्री के इस तरीके से वो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर अटैक करें और फिर पाकिस्तान सिर्फ सिफारती सतह पे इसको हैंडल करे। बीइंग अ रिस्पांसिबल नेशन अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये काफी होगा आइंदा किसी ऐसी हरकत को प्रिवेंट करने के लिए जो जितना हमने अब तक किया है सिफारती सतह पे? नहीं, ये काफी नहीं होगा जी। मेरे ख्याल में इस वक्त चूंकि पाकिस्तान एक ट्रांजिशन में है, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट है, तो दूसरों को ये तासुर मिलता है कि शायद हमारा निज़ाम अभी जो है उस तरह से नहीं है कभी। तो इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद अगर कोई मुस्तक़िल हुकूमत आती है तो कोई ऐसे इदारे बनाने चाहिए जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लोगों ने बनाई हुई है। हमारे पास भी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर ये देखें कि
क्यों पाकिस्तान में इस तरह की दरअंदाजी कोई करता है। वो जुर्रत इसलिए पकड़ते हैं कि वो समझते हैं कि शायद ये घर इस वक्त कमजोर है, तो हमें अपने घर को मजबूत करना है और अपने ये मैकेनिज्म्स को करना है ताकि कोई कमजोरी का तासुर बिल्कुल ना जाए पाए। कोई कमजोरी का तासुर है, डेफिनेटली पाकिस्तान इस हवाले से करेगा भी। अच्छा रजा साहब, जिस तरह से अभी हम ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान कि ऑलरेडी इर्द गिर्द देखा जाए तो इतने कोई दोस्त ममालिक है नहीं, और पहली बात कि यहाँ पर इसमें एक पूरी जो कह लें एक हिरार्की इन्वॉल्व होती है जब इस तरह का कोई भी इकदाम उठाया जाता है, और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ। लेकिन पाकिस्तान जो कि ईरान का दोस्त ममालिक में से, चंद दोस्त ममालिक में से है, उसके साथ इस तरह की दरअंदाजी करना या खिलाफ वर्जी करना, जो मुआहदे हैं उनको तोड़ना, आपको क्या लगता है क्या माइंडसेट है इन लोगों का जो इस तरह की ये इन्होंने जो के लिए इंटरवीन करने की कोशिश की है इन तमाम तर मामलात को? या बिल्कुल सही कह रही हैं जी, ईरान के पास तो गिने चुने दोस्त हैं, और जिस तरह आज अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि ईरान पे तो ये हमें शक है कि उसके, हमें तो शक है लेकिन उन्होंने तो कहा कि हमें इल्म है कि ईरान जो है मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को, दहशतगर्द तंजीमों को फंड करता रहा है पूरे खित्ते में, और इस पे अरबों को भी उनसे बहुत गिला है। तो ईरान के लिए ये जेब नहीं देता कि वो इस तरह का काम करें कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर दरअंदाजी करें। ठीक है, बॉर्डर पे मुश्किलात थी, और ये भी देखें कि ईरान ने सिर्फ 2-3 दिन में पहले सीरिया में किया यही काम किया, और फिर इराक में किया, इराकी भी बड़े इस वक्त खफा हैं, और फिर पाकिस्तान में किया। अब मैं भी सोच रहा था कि ये क्या चीज है जिससे ये शह पा रहे हैं। तो एक ज़हन में ये आता है कि पिछले कुछ अरसे से ईरान की कोई थोड़ी बेहतरी हुई है उनके हालात में, इस तरीके से कि चीन की उनके साथ कुर्बत थोड़ी बड़ी है, और चीन की मदद से सऊदी अरब के साथ भी इख्तलाफात उनके कम हुए हैं। फिर ये जो ब्रिक्स को एक्सपैंड किया है 1 जनवरी से, उसमें भी ईरान और सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं। तो हो सकता है कि उनको ये जोम आ गया हो कि हम बड़े अब ताकतवर हो गए हैं और हमें भी इस खित्ते में अपना असर और रसूख दिखाना है। हाँ, बट दे शुड नॉट फॉरगेट आप तो यू बीन अ करियर डिप्लोमेट, आपको तो बहुत तरीके से पता है कि हाउ पाकिस्तान हैव बीन हेल्पिंग। मैं ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाता बिकॉज समहाउ वो कहते हैं ना कि आपके गुस्से के अंदर आपकी तरबियत का पता चलता है, और आपके जज्बात के अंदर पाकिस्तान ने बहुत मौकों के ऊपर ईरान को किस तरह से सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सो ओवर अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के साथ चॉइस अब हमेशा ये क्यों होता है? हम अफगानिस्तान के लिए अपना पेट काट के उसको हेल्प करते हैं, जब उनको मौका मिलता है न सिर्फ अपनी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हमें चैलेंज भी करते हैं, हमारी फौज पे भी हमले करते हैं। सो इज ईरान। तो पाकिस्तान क्या अपनी पॉलिसी बदले? अब हम नेबर्स तो नहीं बदल सकते, फ्रेंड्स बदल सकते हैं, नेबर्स कैन नॉट बी चेंज। पाकिस्तान क्या करे? हमने मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच रखी थी कि सारे मुसलमान दुनिया जो है वो हमारी बरादर है, और वी वेंट आउट ऑफ द वे। अगर आपको याद हो तो अफ्रीका में जो डीकोलोनाइजेशन के लिए सबसे लंबी तकरीरें अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे लोग करते थे, इसी तरह अफगानिस्तान को हमेशा हम बरादर मुस्लिम मुल्क समझते रहे हैं, अफगानिस्तान ईरान को भी। लेकिन वो लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, और वो लोग सोचते हैं अपने नेशनलिस्टिक टर्म्स में। तो पाकिस्तान को के लिए भी अब जरूरी है। अब देखिए अफगानिस्तान में जो आपने मिसाल दी, तालिबान के आने के बाद तो ये साबित हो गया ना कि अफगानी जो है वो अपना मफाद देखते हैं, तो पाकिस्तान को भी तो फिर अपना मफाद देखना चाहिए। और हाँ, ये नहीं कि उनके साथ कोई सख्ती करे या कोई उनके साथ नरमी करे, ये बात नहीं हो रही। बात ये है कि उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह ट्रीट करे, और अपने मफादात, स्पेशली अपने इक्तिसादी मफादात को देखते हुए उनके साथ ताल्लुकात को तरतीब दिया जाए। अब ये जज्बात बीच में नहीं आने चाहिए। ठीक है, शहरियों के अंदर एक बड़ा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आता है जब ऐसा होता है। आई रिमेंबर जब एक नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा इंडिया ने किया था, एक बड़ी शदीद मायूसी थी, गुस्सा भी था, और कुछ हद तक एक फील ऑफ फियर भी थी कि ये पता नहीं क्या हमारी सरहदें महफूज नहीं है, कि एनीबडी वुड कम फ्रॉम एनी साइड एंड वुड हिट अस एंड गो बैक। फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अगले दिन हमारी इज्जत भी रखी, पाक फौज ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया, रिटेलिएट भी किया, और फिर हमने दुनिया को दिखाया कि वी आर केपेबल इनफ। ऐसे वाकयात का शहरियों के ऊपर और दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर क्या असर पड़ता है? जो कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट ईरान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पे कुछ मुकद्दस मकामात है, लोग वहां जाते हैं। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे क्या असर होता है, और क्या हुकूमत ने, ईरानी हुकूमत ने इस चीज को नहीं देखा कि ये कितना जरूरी है, लोगों की जिंदगी पे इसका क्या असर होगा? जी, मेरे ख्याल में उन्होंने कोता भी नहीं से काम लिया है। उन्होंने नहीं देखा इस बात को कि यहाँ से हजारों, कभी तो लाखों जायरीन जाते हैं वहां पे, मशहद जाते हैं, बाकी जगहों पर जाते हैं,
और वहां से होके वो इराक जाते हैं। ये उनका लिए एक बड़ा ये मुकद्दस मकामात है वहां पे। तो ऐसे में ईरान की हुकूमत ने मैं समझता हूँ कि बहुत रैश डिसीजन लिया है। देखें, जब हिंदुस्तान की आपने मिसाल दी, जब हिंदुस्तान ने बालाकोट पे स्ट्राइक की तो फौरन ही पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल हुआ और उनको समझ आ गई और उनका पायलट भी पकड़ा गया कि अब इस तरह की काम पाकिस्तान के साथ नहीं करने हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों का इस्तदलाल था कि ईरान के साथ भी यही करें आप, ताकि टिट फॉर टैट करेंगे तो ये। लेकिन पाकिस्तान ने समझा कि ईरान चूंकि एक दोस्त मुल्क था जिसके लिए डिप्लोमेसी को पहले चांस देना चाहिए। लेकिन अगर ईरान ने इस तरह का काम से बाज ना आया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि ईरान के लिए कि वो ये काम जो है इस तरह के ना करे, क्योंकि इसके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जिस तरह आपने कहा और जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है उन पे भी फर्क, फ्रेंडली रिलेशंस पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। अच्छा, अभी हम खत्ते के ओवरऑल वैसे ही अमन को देखें, एजाज साहब, तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। जैसे हम एक तरफ फ़लस्तीन की बात करें, यूक्रेन की बात करें, ये सारे मामला ऑलरेडी इतने डिस्टर्ब हैं। इसी सूरत हाल के अंदर इस तरह का इकदाम ऑब्वियसली पूरे एक खत्ते के अमन को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है। और जिस तरह से भी हम ताल्लुकात की बात करें, दोस्त ममालिक के साथ बात करें, ना कि हमारा फोकस उन तमाम तर इशूज़ पे होना चाहिए जो कि इस वक्त दुनिया भर में हो रहे हैं। हमारा इस तरह के या ईरान का इस तरह के इकदामात और पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका बेहतरीन जवाब दिया और मजीद अगर ईरान ने किया तो एज यू सेड के जवाब मिलेगा, तो इससे खत्ते का अमन भी तो डिस्टर्ब होगा। जी, खित्ते का अमन तो ऑलरेडी आपको पता है दुनिया कितनी तेजी से तब्दील हो रही है और वो दुनिया अब ये नहीं रही जो आलमी जंग के बाद बनी थी। अब तो हर तरफ उसमें दरारें हैं, नॉर्म्स बदल रही हैं, जेनोफोबिया जिसे कहते हैं हेट्रेड फॉर आउटसाइडर्स वो भी बढ़ रही है और यूएस चाइना का कंपटीशन है, उससे भी लोगों को है कि कहीं सर्द जंगना शुरू हो जाए। यूक्रेन की वॉर से एनर्जी प्राइस क्राइसिस हो गया, कमोडिटी प्राइस का क्राइसिस, यानी हर तरफ गजा में देखें जिस तरह खून बहाया जा रहा है इसराइल की तरफ से और कोई उनको रोकने वाला नहीं। पूरे खित्ते के कोई मुल्क जो है उनको उनका हाथ पकड़ने को कि उनको रोकें वो नहीं तैयार। तो ऐसे में मुश्किलात तो बहुत है। इधर हमारे मशरिक में भी हिंदुस्तान बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है कि हिंदू रियासत की शक्ल बने रहा है जिसमें मुसलमानों में और ईसाइयों में खौफ है। फिर वो इस पूरे इलाके में अपना एक हेजमॉन, एक पुलिस मैन के तौर पर बेव करना चाहता है। तो मुश्किलात तो इस वक्त बहुत है, सारी दुनिया के लिए, हमारे लिए भी हैं। इसीलिए बहुत लोग ये कहते हैं कि आप अपना घर मजबूत करें, तवाना करें, तो फिर आप तगड़े हो जाएं, क्योंकि ये वक्त आगे से बड़ा कड़ा आने वाला है। ऐसे में आप के अंदर पूरी, यानी जिसे कहते हैं ना कि तमाम आपके इदारे, तमाम आपकी जो निज़ाम है वो मुस्तहकम होना चाहिए, वरना फिर हमसाये क्या बाकी दूर बांध के मुल्क जो है, वरना अगर आपको आपके पड़ोसी जिनको आपने हेल्प किया है वो आपको अगर आंखें दिखा रहे हैं तो फिर जो ताकतवर ममालिक हैं वो तो आपको दिखा ही सकते हैं। एक तो किसी की शय पे किया ईरान ने ऐसा इकदाम तो इससे पहले एजाज साहब उस वक्त नहीं किया जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहुत कशीदा थे और पाकिस्तान हमेशा एक मॉडरेट बात करता था। पाकिस्तान एक बड़े भाई के तौर पे रोल प्ले करता था, एक एटॉमिक न्यूक्लियर पावर के तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड की, और पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी मुतवाज़िन बात की जब भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात का जिक्र आया। इवन वी रिमेंबर जब एक दफ़ा सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान में थे, उन्होंने एक बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट पाकिस्तान के अंदर ईरान के हवाले से दी थी, तो पाकिस्तान ने उसको भी सपोर्ट नहीं किया था। पाकिस्तान ने कहा था उनका इंटरनल मैटर है। उस वक्त भी ईरान ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। तो अब ऐसी क्या शय है कि ईरान इस हद तक इकदाम करने पे उसने जरूरी समझा कि वो कर ले? अजीब बात सही है आपकी कि पाकिस्तान ने हमेशा ईरान और सऊदी अरब के मामले में भी हम एक किस्म का न्यूट्रल रहे हैं और ये ईरान को सूट करता था क्योंकि ईरान आइसोलेटेड था, सऊदी अरब तो आइसोलेटेड नहीं था। तो हमने एक लिहाज से उनको मदद दी। अब क्या उन्होंने हमारे इस वक्त देखा कि चूंकि ट्रांजिशन में है उनको कोई कमजोरी नजर आई, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान जो उनको इस किस्म के मशवरे देता हो कि देखें इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो कुछ भी हो। लास्ट 20 सेकंड्स हैं। आपने चूंकि बहुत अरसा फॉरेन ऑफिस में गुजारा है, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं। पाकिस्तान के पास ये सफीर का जो एहतजाज है उनको रोकने के बाद और क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान जो इस्तेमाल कर सकता है? आप अगर हमें कुछ गाइडलाइन दे पाएं। देखिए, मेरा ख्याल है इसके ऊपर फिर लाया अमल बनाना पड़ेगा। देखिए, हम तो अभी उनके साथ बात कर रहे थे बॉर्डर मार्केट्स करेंगे, हम तो ये सोच रहे थे कि सी पैक को ईरान की तरफ भी एक्सटेंड किया जाए। इस तरह की सारी बातें जो है ना वो रुक जाएंगी ना।
और उसके अलावा भी कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं, बैनुल अक़वामी फोरम पे भी बात की जा सकती है, लेकिन उधर जाना नहीं चाहते हैं। ये नहीं कि ऑप्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल है जाना नहीं चाहता। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। आप अलसुबह हमारे साथ मौजूद थे, इस इंतहाई आम मसले पे वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट एनालिस्ट हमारे साथ एजाज चौधरी साहब मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि ईरान ने बहुत जल्दी दिखाई है और एक दोस्त मुल्क के साथ जिसने उसको बहुत मौके पे मदद, और पाकिस्तान हर किस्म का जवाब देने का हक अब महफूज रखता है और पाकिस्तान ने एक मुनासिब रद्द-ए-अमल दिया भी है इस सारे मामले में। बिल्कुल, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इंतखाबात में 3 हफ्ते रह गए हैं, सियासी गहमा गेमी आपके सामने है कि तेजी आ रही है उसमें। कुछ सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम हो, दावे हो, वादे हो, उरूज पर पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ी बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शेर अवाम का खून चूसता है, सिर्फ चौथी बार वजीर आजम ये तो मच्छर नहीं चूसता, शेर चूसता है। शेर खाता है। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में जद्दोजहद कर रही है। 8 फरवरी को अवाम की हुकूमत बने, चाहते हैं कि मुल्क में अवामी राज कायम हो, ऐसा बिलावल भुट्टो ने कहा। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी कल जी सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि 2018 में शेर का निशान छीना गया। जस्टिस साकिब निसार के जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टाया जाता तो पाकिस्तान आज मुश्किलात में घिरा ना होता। मजीद ये भी कहा कि नवाज शरीफ चंद रोज में नून लीग के मंशूर से मुतालिक आगाह करेंगे, हम मिलकर मेहनत करके मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कल खासा ये था कि कोई 10 एक सवाल मैंने सुने हाँ। और हर सवाल से पहले हमारे जर्नलिस्ट दोस्त भाई कह रहे थे कि सर आप कर सकते हैं, आप आपने किया तारीफों है। के पुल बांध रहे थे। हर सवाल किया करें, तारीफें उनको खुद अपनी करने दिया करें। आजकल तो वैसी केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो क्या जरूरत है आपको तारीफों की। खैर 8 फरवरी का जो सफर है इसे 2017 में डंडे और बल्ले से खत्म किया गया था, ऐसा शहबाज शरीफ साहब ने कहा, दोबारा शुरू करेंगे। सदर नून लीग का कहना था कि जो सियासत है वो दाव पर लगा दी है, लेकिन कोई मलाल नहीं। वो शेर भी याद आ गया मुझे कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। खैर सियासत बच गई, रियासत बचाई उन्होंने, हमने उनका ये भी कहना था जी। और अरबों डॉलर से सालाना गैस तेल मंगवाते हैं, नौजवान ही मुल्क को तरक्की दिला सकते हैं, अपना विजन बता रहे थे एक्चुअली। और ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, बदकिस्मती से इस पर कोई काम नहीं हो रहा। शहबाज साहब ने यह भी कहा जी कि मुल्क की तरक्की के लिए हम बेहतर काम करेंगे। दिवालिया हो जाते हैं तो रोटी तो दूर अद्वियात तक भी ना मिल पाती, और इलेक्शन की आमद अभी वैसे मिलती है लेकिन बहुत महंगी मिलती है ना, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, तो वो ना मिलने के ही बराबर है। लोग खाते नहीं है, बहुत से लोग खा ही नहीं सकते दवाइयां, बेसिक मिलती नहीं है। हाँ मिलती नहीं है ना। तो खैर इलेक्शन की गहमा गहमी है जी, और 8 फरवरी को अवाम के हाथ में कहना चाहिए कि मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। वो अगर वोट दें, राइट पर्सन को दें, तो मुझे लगता है कि सिस्टम डेफिनेटली बदल सकता है। और कोई रास्ता है नहीं जमहूरी ममालिक के अंदर के वो वोट के जरिए ही अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखना ये, आज वैसे हाफिजाबाद में नवाज शरीफ साहब भी पावर शो करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। पहली दफा आई गेस वो अपना पहली दफा, हाँ, उनकी फर्स्ट एंट्री है। यस, उनकी फर्स्ट एंट्री से पहले मरियम नवाज साहिबा की एंट्री हमने देखी है। चले जी, इन इंतखाबात के हवाले से क्या होगा, क्या सरप्राइज मिलेगा, क्या हमें मामला देखने को मिलेंगे, जो सियासी पार्टियां अपनी कैंपेन चला रही हैं इसमें क्या मंशूर होगा और अवाम बाय कर या नहीं, इस पे हमने आपको ऑन एंड ऑफ बताते रहना। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।